अभी तक हम लोगों ने मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, और आज के लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट को अगर आप चेक करो तो यहाँ पर दो चीजें आ जाती है। एक तो क्या रूलिंग पार्टी है, कौन सी रूलिंग पार्टी है अभी आपके कंट्री के अंदर, और दूसरा आपको यहाँ पर चेक करना होगा कि वो किस तरह के रेगुलेशंस बना रहे, किस तरह के वो पॉलिसीज को बना रहे हैं। ठीक है, कौन सी रूलिंग पार्टी और किस तरह से वो पॉलिसीज को बना रहे हैं, उनका क्या इस वक्त बिजनेस को लेकर उनका क्या अप्रोच है, कैसा है। तो इसमें अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, आप सर्च करना इन द ईयर 1977। इन द ईयर 1977 क्या हुआ था? 1977 के अंदर इमरजेंसी, जो नेशनल इमरजेंसी था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो लगाया था, वो इमरजेंसी हटा था। और यहाँ पर इंदिरा गांधी, उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो शी लॉस्ट द इलेक्शन, और यहाँ पर जनता दल पार्टी आ गई थी। ठीक है, सो जनता दल पार्टी यहाँ पर जब आई तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट बना, ठीक है, उस गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, सी एंड इंदिरा गांधी वाज अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, वो फॉरेनर्स को कर रहे थे। और यहाँ पर अगर आप चेक करो, अगर जनता दल पार्टी का अगर आप यहाँ पर अप्रोच देखो, तो वो हो गए थे एंटी फॉरेनर्स, वो एकदम स्वदेशी हो गए थे। दे बिकेम एंटी फॉरेन कंपनी। और इसकी वजह से क्या हो गया, रातों रात जितने भी यहाँ पर फॉरेन एमएनसीज थे, यहाँ पर जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज थे, कोक, पेप्सी, इन सबको क्या करना पड़ा, इंडिया से बाहर जाना पड़ा। फिर अगर आप चेक करो तो इन द ईयर 1991 जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो वहां पर फिर ये सारे के सारे कंपनीज को वापस से इंडिया में वेलकम किया गया, तब एमएनसीज को यहाँ पर वेलकम किया। तो आप ये देखो, ये गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से ऐसा हुआ। सेम भी आप यहाँ पर देखो, हिपोक्रेसी बीजेपी गवर्नमेंट का आप अगर चेक करोगे तो आपको दिखेगा दैट, मैं हिपोक्रेसी इसके लिए बता रहा हूँ बिकॉज ये जब ओपोजिशन में थे तो ये एफडीआई को अपोज करते थे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आना चाहिए, देश बिक जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऑल दोस थिंग्स। बट ग्रेजुअली जब ये 2014 के अंदर आए तो इन्होंने क्या किया, काफी अच्छा एफडीआई को यहाँ पर अट्रैक्ट किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया, विच इज अ गुड थिंग, आई वुड से विच इज रियली अ गुड थिंग। और जितना इंडिया के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले 6 साल में आया है, वो काफी मतलब रिकॉर्ड है। अगर अगर आप जाके अगर आरबीआई की साइट पे चेक करोगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा कितना एफडीआई इंडिया के अंदर आया है। ठीक है, और जब मैं बात करता हूँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, सो एफडीआई का ये मतलब नहीं है कि एक फिरंग है उसने शेयर मार्केट में जाकर शेयर्स को खरीदा। एफडीआई का ये मतलब होता है, देखो देयर आर टू थिंग्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है उसको दो कैटेगरी में स्प्लिट करते हैं हम। ठीक है, देखो ये आगे हमारे पास आएगा चैप्टर में, बट फिलहाल क्योंकि ये पॉइंट मैंने छेड़ दिया यहाँ पर तो अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ब्रॉडली दो कैटेगरीज में स्प्लिट होता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं एफपीआई, विच इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, तो ये दोनों कैटेगरी देखो, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, यहाँ यहाँ पर एक फिरंग है, वो इंडिया में पैसे लेकर आ रहा है और उसको इन्वेस्ट कर रहा है। तो सर उसको हम अलग अलग कैटेगरी में क्यों स्प्लिट करके रखते हैं, क्यों हम एक को एफडीआई बोल रहे हैं, क्यों हम एक को एफपीआई बोल रहे हैं, आप मुझे बताओ। हम सब ह्यूमंस है कि नहीं? हम सब ह्यूमंस है, फिर क्यों हम स्प्लिट करते हैं एक दूसरे को इन द नेम ऑफ जेंडर? हम सब ह्यूमंस है, क्यों हम अपने आप को स्प्लिट करते हैं इन द कैटेगरी ऑफ नेशनैलिटी? ठीक है, हम क्यों सबको स्प्लिट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन? ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? देखो, आप ध्यान रखना, हम जब भी किसी सेम ग्रुप के अंदर, या हम जब भी यहाँ पर कैटेगरीज को क्रिएट करते हैं, वो कैटेगरीज का रीजन क्या है? क्योंकि इनके लिए, जैसे मेल्स के लिए आप बोलोगे तो इनके लिए कुछ और अपने रूल्स है, फीमेल्स के लिए आपके अपने कुछ और रूल्स है। अब मैं रूल्स गवर्नमेंट के रूल का बात नहीं कर रहा। फिलहाल अगर मैं मेल फीमेल का बात करूं तो मेल फीमेल में तो नेचर ने अलग अलग रूल्स बना के रखा है। अगर मैं बात करता हूँ नेशनैलिटी का, तो आप बोलोगे कोई एक चीज पर्टिकुलर एक कंट्री के अंदर इलीगल है तो दूसरा देश में वो क्या होगा, वो वहां पर लीगल होगा। रिसेंटली अगर आप चेक करो तो पोलैंड के अंदर
बहुत ज्यादा। अब अगर आप लोगों ने स्टडी आईक्यू को फॉलो किया है तो डेफिनेटली ये न्यूज आप लोगों ने ट्रैक किया होगा। पोलैंड के अंदर अबॉर्शन इज इलीगल, लेकिन इंडिया के अंदर इट इज स्टिल लीगल अप टू अ सर्टेन लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर वही वाला बात होता है, नेशनैलिटी, रिलीजन, अगेन यहाँ पर अलग अलग रूल्स। आपने अगर कंपनी लॉ पढ़ा है या आपने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा तो भी आपने अगर बेसिक्स कंपनी के बारे में देखा है तो आपके पास दो तरह के कंपनी होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट कंपनी, एक होता है जिसको हम बोलते हैं पब्लिक कंपनी। अब कंपनी तो कंपनी है, उसको दो अलग अलग कैटेगरीज में स्प्लिट क्यों करना पड़ा? द सिंपल रीजन इज डिस्टिंक्शन। द सिंपल रीजन इज डिस्टिंक्शन। इसमें कुछ और रूल्स लगते हैं, इसमें कुछ और रूल्स लगते हैं। तो यहाँ पर भी वही सिनेरियो है कि है तो सारे के सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लेकिन हमने उसको दो अलग अलग कैटेगरी में स्प्लिट करके रखा है, इसलिए क्योंकि एफडीआई इज मोर ऑफ अ परमानेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आप एफडीआई में, मतलब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए हो और आप बोलते हो मैंने एफडीआई अट्रैक्ट किया है, इसका मतलब क्या होता है? इट्स अ मोर ऑफ अ परमानेंट काइंड ऑफ अ इन्वेस्टमेंट, और दिस इज अ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। आप लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो। लेकिन एक और फिरंग है जो यहाँ पर डॉलर लेके आया है, लेकिन वो टेम्परेरी, फॉर टाइम बिंग। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे? शॉर्ट टर्म के लिए। वो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर आए। ये ज्यादातर कहां पर इन्वेस्ट करते हैं? ये इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। ये आएंगे स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर्स को खरीदते हैं, और फिर जब भाव बढ़ जाता है तो ये शेयर्स को बेच के निकल जाते हैं अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी लेकर। लेकिन एफडीआई के लिए देखो तो ये यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करते, दे डू नॉट ट्रेड। ओके, अब इसका ये मतलब नहीं है कि एफडीआई स्टॉक मार्केट में नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, स्टॉक मार्केट में एफडीआई आ सकता है। बट ज्यादातर अगर आप देखोगे तो दीज आर फॉर द ट्रेडिंग पर्पस एंड दीज आर नॉट फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। तो इंडिया के अंदर डेफिनेटली बहुत ज्यादा एफडीआई आया है, लेकिन अगेन आप चेक करो, जब ये ओपोजिशन में थे तो ये एफडीआई को अपोज करते थे। बहुत सारे कंपनीज को ऐसे लगता था कि शायद अगर बीजेपी गवर्नमेंट आ जाएगी तो आई डोंट नो एफडीआई के ऊपर उनका क्या अप्रोच रहेगा। दो बीजेपी लुक्स लाइक अ वेरी बिजनेस फ्रेंडली, बिकॉज नरेंद्र मोदी का अप्रोच ऐसा था, गुजरात मॉडल। सो ऐसा लग रहा था कि शायद बिजनेस फ्रेंडली तो होगा, बट एफडीआई का पता नहीं क्या रहेगा। तो ये सब आपका किसके ऊपर आ जाता है? ऑल दिस इज पार्ट ऑफ योर पॉलिटिकल लीगल एनवायरमेंट। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ योर पॉलिटिकल लीगल एनवायरमेंट, कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी विच इज द रूलिंग पार्टी विच इज देयर, और वो किस तरह के लॉज यहाँ पर बना रहे हैं। और वही तरह के जो लॉज हमारे होंगे, रूलिंग पार्टी प्लस वो किस तरह के लॉज बना रहे हैं, वो हमारा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, बेसिकली आपके मैक्रो एनवायरनमेंट का फैक्टर हो जाएगा। और दिस इज बियॉन्ड द कंट्रोल, क्योंकि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी रूलिंग पार्टी यहाँ पर अभी आएगी और किस तरह के वो लॉज बनाएंगे। लाइक यू कैन नॉट डिसाइड दैट बीजेपी शुड कम और कांग्रेस शुड कम। अब आप बोलोगे सर मेरा वोट जो है वो डिसाइड करेगा, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप इंडिविजुअली डिसाइड नहीं कर सकते विच पोलिंग विच रूलिंग पार्टी इज गोइंग टू कम। और एक बार आपने अगर वोट कर भी दिया तो अब आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो किस तरह के लॉज बनाएंगे। द रिसेंट एग्जांपल, जैसे आप यहाँ पर फार्मर्स को चेक करो। फार्मर्स अभी इस वक्त क्या बोल रहे हैं? हम एंटी बीजेपी नहीं है, हमने तो खुद बीजेपी को वोट दिया था, वो चाहे 2014 हो चाहे 2019 हो, लेकिन ये जो लॉज वो लेकर आए हैं हम इसके अगेंस्ट है। सो बेसिकली यहाँ पर you cannot decide what type of laws which they are going to get, but whatever laws they are going to bring, it is going to impact your business, it is going to impact the way you do the business। इसीलिए ये यहाँ पर क्या बन जाता है? इंपॉर्टेंट। जस्ट एक फन फैक्ट आपको मैं अगर यहाँ पर और बताऊं तो एक और चीज है कि यहाँ पर इंडिया में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करता। अगर आप इंडिया में चेक करो तो इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको टाटा मोटर्स मिलेगा, आपको यहाँ पर मारुति सुजुकी मिलेगा। ठीक है, ये दो तो प्लेयर्स हैं। आपको इसके अलावा हुंडई भी है, होंडा है, ये सब आपके पास है। लेकिन अगर आप देखो इसके अलावा मित्सुबिशी जैसे हो गए, शेवरोले हो गया, ठीक है, ये सारे कंपनीज जो है, बहुत सारे कंपनीज इंडिया से बाहर भी चले जाते हैं। और उसका काफी बड़ा रीजन क्या है? वो बोलते हैं कि इंडिया के अंदर टैक्सेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, एलॉन मस्क से भी जब पूछा गया आप इंडिया में कब आओगे तो उन्होंने बोला ठीक है वी आर स्टिल कंसिडरिंग मे बी नेक्स्ट ईयर। और वो नेक्स्ट ईयर मेरे हिसाब से पिछले 2-3 साल से बोलते जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर और वेरी सून वी आर गोइंग टू कम इनटू इंडिया। उसका काफी बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर अगर आप चेक करो इंडिया के अंदर क्या होता है कि जो भी कार्स ये बनाते हैं उसके बाद गवर्नमेंट उस पर इतना ज्यादा टैक्स लगा देता है कि ओवरऑल जो कार का कॉस्ट है वो महंगा हो जाता है, और फिर ये कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं इन लोगों के साथ में। इनफैक्ट यहाँ पर जब सोलर या फिर बैटरी ऑपरेटेड कार्स, ठीक है,
इसके लिए बात हो रहा था, तो बोला अभी इस वक्त यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या करके रखा हुआ है, टैक्सेस बहुत कम करके रखा हुआ है। तो क्या होगा, हम सोचते हैं कि चलो 5% टैक्स अगर है, और इनफैक्ट गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देता है अगर आप यहाँ पर बैटरी या कार ऑपरेटेड, सोलर ऑपरेटेड कार लो। आई थिंक कुछ 1,50,000 का अमाउंट है कि अगर आप गाड़ी खरीदते हो तो 1.5 लाख रुपए डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट आपके अकाउंट में ये पैसे डालते हैं, कैशबैक काइंड ऑफ अ थिंग आप समझो, क्योंकि आपने यहाँ पर इको फ्रेंडली कार को खरीदा है और इस वक्त टैक्सेस भी कम है। तो क्यों नहीं हम यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे सोलर कार बनाने वाले फैक्ट्री को लगा दे। उसमें बहुत बड़ा रेसिस्टेंस लोगों, मेरे जो इन्वेस्टर्स है उनका ये रहता है कि अभी इस वक्त गवर्नमेंट ने क्या करके रखा है, टैक्सेस को बहुत ज्यादा कम करके रखा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आप देखोगे कि सोलर और बैटरी ऑपरेटेड कार के जो नंबर्स है वो बहुत ज्यादा बिकने लग गए, बहुत ज्यादा। अभी जैसे नंबर ऑफ कार्स बहुत कम है, लेकिन जब जैसे गवर्नमेंट को लगेगा कि यहाँ पर जो बैटरी ऑपरेटेड कार है और सोलर ऑपरेटेड कार है उसके इंडिया में एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है, काफी सारे लोग अब इस गाड़ी को खरीदने लग गए, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, यहाँ पर ये जो टैक्सेस है अभी जैसे 5% टैक्स लगा रहा है, इसको ये लोग डाल देंगे लग्जरी आइटम के अंदर और इसके ऊपर 18% टैक्स लगा देंगे। अब जैसे ही 18% टैक्स लगाएंगे, यहाँ पर सेल्स वापस से गिर जाएगा, तो अल्टीमेटली उतना प्रॉफिट होगा नहीं जितना प्रॉफिट होना चाहिए। नाउ दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, वो चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे आप कोई और भी, आप कांग्रेस गवर्नमेंट बोलो, कोई भी गवर्नमेंट की आप यहाँ पे बात करो, तो सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर एक ये रहता है कि गवर्नमेंट यहाँ पर टैक्सेस वगैरह को चेंज कर देंगे। जीएसटी का जैसे आना, ठीक है, ये आपके लिए क्या था, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट का ही पार्ट हो गया। डीमोनेटाइजेशन आप बोलो तो दिस इज अगेन पार्ट ऑफ पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, राइट। तो आप यहाँ पे चेक करो, दिस इज पार्टली जनरल टू सिमिलर, general to all similar enterprise and partly specific to individual enterprise. It includes factors as the general state of political development, the degree of politicization of the business and economic issues, and the level of political morality, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आपको पता हो अभी नेपाल के अंदर जो गवर्नमेंट है, उनका जो पार्लियामेंट है वो भंग हो गया है, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसा रहेगा, क्या तरह का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, राइट। जैसे श्रीलंका, मालदीव्स, हम ऐसे कंट्रीज को चेक करते हैं कि वहां पर एंटी बीजेपी मतलब एंटी चाइना गवर्नमेंट आया है या एंटी इंडिया, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस हिसाब से फिर आप वहां पर इन्वेस्टमेंट्स और को करते हो। सो दैट्स व्हाट इज गिवन हियर, प्रैक्टिसेस ऑफ द रूलिंग पार्टी, ठीक है, पर्पसफुलनेस एंड द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज, एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ द गवर्नमेंटल इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट के क्या पॉलिसीज होंगे। फिर आप देखो ये सारे अलग अलग पॉलिसीज जो हमने पढ़ा था, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लेबर एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, राइट। क्विकली अगर आप कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर करो, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, विच गवर्नमेंट एजेंसी मेक्स मॉनेटरी पॉलिसी, विच गवर्नमेंट एजेंसी मेक्स मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, नहीं राहुल, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं, करेक्ट अरविंद, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करेक्ट चिराग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट, करेक्ट करेक्ट, गौरव सोनी, करेक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिद्धि, करेक्ट, इट्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रितेश, भाविन, करेक्ट। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है, और जो आपके फिजिकल पॉलिसी है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री डायरेक्टली यहाँ पे बनाएगा। तो इन सब चीजों को यहाँ पर देखा जाता है। सो अ बिजनेस वुड वांट टू ऑपरेट इन एन एनवायरनमेंट वेयर देयर इज पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर द ग्रोथ एंड पॉलिसीज आर स्टेबल। आप इनफैक्ट अगर एग्जांपल लो, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब क्या है, आपके पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट का ही पार्ट हो गया। अब इसमें अगर आप यहाँ पे देखो तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में तीन चीजें आपको बताई है। एक तो आपको बताया हुआ है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, that business is highly guided and governed by the government policies, hence the type of government ruling a country is a powerful influence on the business। आप बताइए इस चीज को आज की डेट में आप बहुत ज्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे, the type of government ruling a country is a powerful influence on the business, so a business has to consider the changes in the regulatory framework and their impact on the business। then आप यहाँ पे देखिए, taxes and duties are other critical areas where और दैट में बी लिवाइड एंड अफेक्ट द बिजनेस, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखिए अभी इंडियन गवर्नमेंट का जो यहाँ पर प्रोग्राम अभी चल रहा है टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे कि मेक इन इंडिया। दूसरा इसका पार्ट आ जाता है आपके लिए लीगल एनवायरनमेंट, और लीगल एनवायरनमेंट के लिए ये होता है हाउ साउंड इज द लीगल सिस्टम, ठीक है। इन दोनों से रिलेटेड मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे बताऊंगा
विच इज अगेन आप जो केस अभी लीगल एनवायरनमेंट के लिए आपको मैं बताऊंगा, ये तो आप डेफिनेटली पढ़ोगे कहाँ पर, जब आप सीए इंटर में आओगे या जब फाइनल में आओगे। फाइनल में तो डेफिनेटली पढ़ोगे, इंटर में भी आई थिंक आपको इसके बारे में हिंट जरूर से मिल जाएगा। However, in any country, businesses must have good working knowledge of the major laws protecting the consumer, competition, and organizations. So, businesses must understand the relevant law. Right, ये देखिए, businesses must understand the relevant law relating to the companies, competition, intellectual property, foreign exchange, labor, and so on. So, यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ sound legal system का, तो आप देखो दो तीन केसेस मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, और आपको यहाँ पे मैंने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए भी एक पॉइंट बताना था। जस्ट let me check this. Taxes and duties. Okay, okay, fair enough. अब आप देखो, मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूँ। आप यहाँ पे चेक करो, आपको अगर पता हो वोडाफोन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी बड़ा झगड़ा हुआ था। डू यू नो दिस? वोडाफोन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी बड़ा झगड़ा हुआ था। और ये झगड़ा कब शुरू हुआ था? दिस ऑल स्टार्टेड व्हेन प्रणब मुखर्जी, श्री प्रणब मुखर्जी, ठीक है, ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद में आप देखो इस केस को किसने संभाला? इस केस को संभाला पी चिदम्बरम ने। उसके बाद मिस्टर अरुण जेटली, ठीक है, बीच में पीयूष गोयल जी भी आए, ठीक है। और आप देखो ये केस था। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इशू क्या हुआ था। इशू ये हो गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे ईगो पे बात आ जाती है, ठीक है, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना ईगो पे बात जैसे आ जाती है, यहाँ पर सिनेरियो वैसा हो गया था। व्हाट हैड हैपेंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वोडाफोन ने एक ट्रांजैक्शन किया था, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि आपको टैक्स पे करना है। और टैक्स कितना है? कुछ 4000 नहीं, 8000 करोड़ का टैक्स था। व्हाट आई रिमेंबर, एग्जैक्ट अमाउंट अभी मेरे को एक बार याद नहीं आ रहा है, बट 8000 करोड़ का टैक्स था। और क्योंकि आपने वो टैक्स टाइम पर पे नहीं किया, उसके ऊपर पेनल्टी लग गया था, तो कुछ 12,000 करोड़ का पेनल्टी यहां पर लगा। तो टोटल अगर आप मैं आपको बताऊं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वोडाफोन से डिमांड किया था 20,000 करोड़। अब ऑब्वियस सा बात है, 20,000 करोड़ एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। वोडाफोन ने क्या किया? वोडाफोन ने गवर्नमेंट से जब बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब ये 20,000 करोड़ का डिमांड किया, तो वोडाफोन ने मना किया, हम इसको पे नहीं करेंगे। और ऑब्वियस सा बात है, जब वो पे नहीं करते तो ये मैटर कहाँ चला गया? ये मैटर चला गया लिटिगेशन में। लिटिगेशन का क्या मतलब होता है? जब लीगल डिस्प्यूट यहाँ पर अराइज हो जाते हैं। तो अब आप देखो, जैसे हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ऐसे करके जाते हैं, तो यहाँ पर केस क्या हुआ? ये गए सबसे पहले कहाँ पर? बॉम्बे हाई कोर्ट, मतलब अपने इनकम टैक्स आईटैट से बाहर निकलकर ये गए बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब जब ये बॉम्बे हाई कोर्ट में गए, तो यहाँ पर वोडाफोन ने क्या कर लिया? केस जीत लिया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गई, उन्होंने अपील किया कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। अब जब सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां पर भी वोडाफोन केस जीत गया। गवर्नमेंट को बोला गया कि आपको यहाँ पर टैक्स लेना बनता नहीं है। आपको पता है उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने यहाँ पर आके लॉ को ही चेंज कर दिया। आप सोचो, गवर्नमेंट ने लॉ को ही चेंज कर दिया, और लॉ को चेंज करके पैसे डिमांड किए। अब आप सोचो, अब लॉ जब चेंज होता है तो दो तरीके से चेंज होता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब आज से, प्रोस्पेक्टिव मतलब आज से, ठीक है। आई होप आप हिंदी से पढ़ सकते हो, करेक्ट। आज से, अब से, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ये एक लॉ बन गया, तो ये हो जाता है प्रोस्पेक्टिव चेंज। और एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव चेंज, रेट्रोस्पेक्टिव चेंज मींस with effect from a prior date, with effect from a prior date। और गवर्नमेंट ने टैक्स वसूलने के लिए क्या कर दिया? ये कर दिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1961, जब से इनकम टैक्स एक्ट बना है। देखो इसका मतलब क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलता हूं आज से, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, ठीक है, या मैं बोलता हूं ऑल पैसेंजर्स हु कम टू इंडिया, ठीक है, हु अराइव इंडिया फ्रॉम यूके, उनको यहां पर कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा।
ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं आज रात 12 बजे से, अब से, ठीक है, तो ये कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने एक रूल निकाल दिया। अब ये रूल को मैं दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकता हूं। मैं बोलता हूं फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, ठीक है, या आज रात को 12 बजे से। अब सपोज करो मैंने ये डिसीजन ले लिया 6 PM, तो अब 6 बजे के बाद जो भी इंडिया आएगा फ्रॉम यूके, उसको क्या करवाना पड़ेगा, कोविड टेस्ट करवाना होगा। लेकिन अगर मैंने इसको कर दिया रेट्रोस्पेक्टिव, अगर मैंने इसको रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया, तो मैं ऐसे कर सकता हूं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर। तो अब सिनेरियो क्या हो जाएगा, हर वो इंसान जो 1 दिसंबर या उसके बाद इंडिया में आया है, सी आज तारीख क्या है, टुडे इज 22, टुडे इज 22 दिसंबर, लेकिन मैंने ये रूल कब से बना दिया, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर। सो जो भी इंसान 1 दिसंबर से इंडिया में आया है उसका कोविड टेस्ट होगा। तो आप सपोज करो आप 5 दिसंबर को इंडिया में आए थे और आपका उस टाइम कोविड टेस्ट नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट क्या आपसे कोविड टेस्ट करवा सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि ये अमेंडमेंट कैसे कर दिया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। सो आप सोचो वोडाफोन से टैक्स वसूलने के लिए क्या कर दिया, बोला वोडाफोन तुमने जो ट्रांजैक्शन किया है वो ट्रांजैक्शन भले ही इस समय इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेबल नहीं हो, हम टैक्स डिमांड नहीं कर सकते हो, ये बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, लेकिन लॉ चेंज करना तो हमारे हाथ में है और हमने लॉ को चेंज कर दिया और हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ये आपसे डिमांड कर रहे हैं। और आप सोचो ये मतलब कितना डेंट पड़ा है इसकी वजह से इंडिया के लीगल एनवायरनमेंट पे, कि इंडिया के जो लॉज है ये लॉज पर आप भरोसा नहीं कर सकते। मतलब गवर्नमेंट इतना ज्यादा इगोइस्टिक हो सकता है कि अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऐसा है जिस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए था, बट वो क्या करेंगे, वो टैक्स फिर भी उसके ऊपर चार्ज कर देंगे। सो दिस इज व्हाट वाज देयर, व्हेन वी टॉक अबाउट द लीगल एनवायरनमेंट, लॉज के बारे में बताता हूं, तो हम क्या बोलेंगे ऐसे केस में, साउंड लॉ नहीं है। जैसे अगर आप और एक एग्जांपल हो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अब जो प्रैक्टिकली जीएसटी में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो रियलाइज करेंगे कि जीएसटी को इतने बुरी तरीके से इंप्लीमेंट किया है, इट इज अ वेरी पुअर इंप्लीमेंटेड लॉ, इट्स अ वेरी गुड एक्ट बट इट्स पुअरली इंप्लीमेंटेड, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं, फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं। फॉरगेट दैट, मैं आपको बताता हूं, एज अ कंपनी सेक्रेटरी आई कैन टेल यू, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 ये आपका इंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद से इसमें इतने सारे चेंजेस आ गए हैं, स्पेशली अगर आप 2017 वाले अमेंडमेंट को देखो, ऑलमोस्ट 100 सेक्शंस यहाँ पर अमेंड हो गए थे। आप सोचो कंपनीज एक्ट टोटल है कितना, 370 सेक्शन का है, उसमें भी आप चेक करो 100 सेक्शंस आपने अमेंड कर दिया, ठीक है। इससे पहले भी आपने सेक्शंस को अमेंड किया था, लॉ को अमेंड किया, 2017 में अमेंडमेंट आया, 2015 में अमेंडमेंट आया, 2018 में अमेंडमेंट आया, 19 में अमेंडमेंट आया, 20 में अमेंडमेंट आया। तो आप सोचिए इतने सारे अमेंडमेंट्स आ गए, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, साउंड लीगल सिस्टम नहीं है, लॉज फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। आप बताओ, इज दिस क्लियर गाइस, इज दिस क्लियर? तो ये देखो, न्यू जीएसटी विल इन्फ्लुएंस मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस। और आपने ऐसा कई बार सुना भी होगा, यार जीएसटी आने के बाद धंधा खराब हो गया, राइट आपने कईयों के बारे में ऐसा सुना होगा, जीएसटी आने के बाद धंधा बुरी तरह से खराब हो गया, या जीएसटी आने के बाद अब उतना मार्केट में मजा नहीं रहा, उतने पैसे अब नहीं आ रहे, ठीक है। नोटबंदी के बाद बहुत सारे लोग आपको ऐसा मिलेंगे ये बोलते हुए कि अरे यार ये डीमोनेटाइजेशन के बाद बिजनेस दोबारा उठ ही नहीं पाया। तो ये आपका पार्ट हो गया लीगल एनवायरनमेंट का, थोड़ा सा मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, बट आई होप दो चार एग्जांपल्स आपके साथ मैंने इसमें अच्छे से शेयर कर दिए, सो दैट यू गेट अ गुड ग्रिप ओवर इट। फिर आ जाता है आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आपका पॉलिटिकल प्रेशर आपका किस तरह से रहेगा, क्या आपके यहाँ पर यूनियंस रहते हैं, ठीक है। आपने अगर नोटिस किया हो तो अभी बैंड्रा में कराची बेकरी के नाम को चेंज करने के लिए शिवसेना के एक पार्टी, मतलब कोई पार्टी का नेता था ना, कौन था वो भाई साहब वहां पर पहुंच कर बोला इसका नाम चेंज करो। आपने नोटिस किया था ये वाला न्यूज़, कि कराची बेकरी का नाम आप चेंज करो, कराची बेकरी अगर आपको रखना है नाम तो आप कराची पाकिस्तान में जाओ, इंडिया में रखना तो कुछ महाराष्ट्र नेम रखो, मुंबई में अगर आपको ये स्टोर खोलना है तो। और इसके ऊपर फिर हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने और एक खतरनाक स्टेटमेंट दिया था, बोला कराची नाम रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अखंड भारत का एक पार्ट होगा। सो आई डोंट नो, पता कौन सा मतलब क्या खाते हैं भगवान जाने, ठीक है। अभी नशा वशा वर्ड तो यूज कर नहीं सकता, यूट्यूब पे मेरा लेक्चर रहेगा, पता चले मेरे पे केस हो जाए।
तो आप ध्यान रखो, पता नहीं क्या खाते हैं, बट सीरियसली बहुत ही वियर्ड वियर्ड स्टेटमेंट्स यहाँ पे निकलता है, और खाली बैठे बैठे मुझे लगता है ऐसे जाग जाते हैं, बोलते चलो आज इसका नाम चेंज करेंगे या ये हरकत करेंगे। तो आप यहाँ पे देखो, ये सब आपका इम्पैक्ट करेगा किसको? पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है, बिजनेस को। नेक्स्ट आता है आपका सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। इसको मैंने आपको बोला था, आप कंफ्यूज हो सकते हो इसको देखते हुए डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट को। तो जहां हमने डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर लोगों के बारे में देखा था, एथनिक मींस, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट, पॉपुलेशन साइज, उनका इनकम कैसा है, ठीक है, किस हिसाब से उनका एज है, इनकम, एडुकेशनल, एसेट ओनरशिप, हमने इन सब चीजों को देखा था। जब हम बात करते हैं सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, तो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में हम यहाँ पर बात करते हैं सोशल ट्रेडिशंस के बारे में। वी ऑल्सो टॉक अबाउट द वैल्यूज, we also talk about the beliefs, the level and the standard of the literacy, education level, ये सब आपका पार्ट यहाँ पे आता है। what is the ethical standards and the state of the society, the extent of social satisfaction, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट, कोहेसिवनेस, ये सब आपका यहाँ पे आता है। ज्यादातर इसमें अगर आप देखो सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट में आपको जो ज्यादातर एमसीक्यू मिलेंगे वो आएगा आपके सोशल ट्रेडिशंस, वैल्यूज, बिलीव्स, इन सब के बारे के अंदर। अब ये आपका किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? और देखो, इट डिफर्स फ्रॉम डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट इन द सेंस दैट इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन, बट इट इज द बिहेवियर एंड बिलीफ सिस्टम ऑफ दैट पॉपुलेशन। ये पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। That how does it differ from the demographic environment? Because it talks about the characters, it does not talk about the characteristics of the population, it talks about the belief of that system, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे ये सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट, जैसे मैं आपको बताता हूँ, बीफ, ठीक है, बीफ के ऊपर बैन लगना, आप मुझे बताओ बीफ के ऊपर बैन लगना ये किसका पार्ट होगा? सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट का या डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का? This is part of socio-cultural environment और this is part of the demographic environment. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके लिए? This is going to be socio-cultural environment, right? So this is going to be socio-cultural environment. आपको ये ध्यान रखना है कि बीफ के ऊपर यहाँ पर बैन है। सेम वे आपको जो मैंने KFC वाला एग्जाम्पल दिया था, KFC वाले एग्जाम्पल के अंदर भी इट इज सोशियो-कल्चरल एनवायरनमेंट कि वहां पर पोर्क सर्व नहीं होना चाहिए, ठीक है, पोर्क के ऊपर बैन। ये हो गया आपका सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें अगर आप फर्दर चेक करो तो यहाँ पर बता रहे सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट consist of the factors which are related to the human relationship and the impact of social attitudes and the cultural values, ठीक है, cultural values, social attitude, right, इन सब के ऊपर which has bearing on the operations of the organization. The values, beliefs and the norms of the society determine how individuals and organizations should be interrelated. आप अगर एक और एग्जांपल लो, अभी तो रिसेंटली यहाँ पर सऊदी अरेबिया में बहुत सारे चेंजेस अच्छे हो गए, बट सऊदी अरेबिया के अंदर आपको मैं बताता हूँ, ये जो फीमेल्स हैं उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता था। जो फीमेल्स होते थे ना, उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता था। इनफैक्ट अगर कोई फीमेल सऊदी अरेबिया के बाहर जाना चाहती है तो उनको पता है क्या करना पड़ता था? एक घर के मेल मेंबर का अकम्पनीड होना चाहिए, नहीं तो उनको वीजा भी नहीं मिलता था। कि अगर सपोज करो सऊदी अरेबिया से किसी को लंदन ट्रैवल करना है तो उनको कोई ना कोई यहाँ पर मेल अकम्पनी करेगा, अगर मेल अकम्पनी नहीं कर रहा तो उनको नहीं मिलेगा। अब ये वहां पर क्या हो गए, ये कल्चरल वैल्यूज हो गए, उनके सोशल एटीट्यूड्स हो गए कि फीमेल्स को वहां पर अलाउ नहीं करना है। नॉट टेल मी कैन अ कंपनी कम अप देयर दैट इफ वी हैव फीमेल ड्राइवर, या अगर गाड़ी आपने फीमेल के नाम पे लिए तो वी विल गिव यू एडिशनल डिस्काउंट एंड ऑल दोस थिंग्स? आंसर इज नो, राइट। सेम वे आप वहां पर चेक करो, अगर किसी किसी सोसाइटी के अंदर ऐसा बोला गया है कि म्यूजिक इज नॉट गुड, म्यूजिक इज नॉट गुड, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका कल्चरल वैल्यूज आ गया, तो वहां पर फिर वो म्यूजिक कंपनीज जो है वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सोशल, सेम वे आप चेक करो सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट में, वेरी गुड, अपना एक बहुत सही एग्जाम्पल होगा बैन ऑन एल्कोहल, ठीक है। आई डोंट नो एल्कोहल का स्पेलिंग सही है कि गलत, एनीवे बैन ऑन एल्कोहल इन सऊदी अरेबिया, ये क्या है? सोशल सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, कि वहां पर
अगर आप अल्कोहल लेकर जा रहे हो या आप खुले में अल्कोहल आप नहीं पी सकते, ये नहीं कर सकते, ये वाली चीज है। वेरएस अगर आप इसी को कंपेयर करो सऊदी अरेबिया के इसी बैन को अगर आप कंपेयर करो विद लेट्स से ऑस्ट्रेलिया, जहां पर जैसे यहाँ पर सिंह चना बेचता है वहां पर वैसे आपको लोग वो सेल वेंडर्स मिलेंगे जो आपको बियर बेचते हुए मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आप देखो, दिस इज लाइक सेम चीज है बट सोशियो कल्चरल्स वहां का कल्चर। अब ये क्या होता है, द बिलीव्स द वैल्यूज एंड द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी डिटरमाइन हाउ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इंटर रिलेटेड। ये वाला पार्ट आता है, द कोर बिलीफ ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी टेंड्स टू बी परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब काफी लंबे टाइम तक एक बिलीफ रहता है और उसको चेंज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा या इतना ईजी नहीं होगा, क्विकली आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। सो इट इज डिफिकल्ट फॉर अ बिजनेस टू चेंज द कोर वैल्यूज व्हिच बिकम detriment of its functioning. This means businesses will have to adjust as per the social norms and beliefs ऑपरेट सके। अब सऊदी अरेबिया में आप ध्यान रखो, जॉनी वॉकर जाके ये नहीं बोल सकता अरे कुछ नहीं है, दारू तो मतलब बहुत अच्छा है, पानी जैसा है यार, तुम लोग पानी पीते हो ना बिल्कुल वैसा है। एब्सोल्यूट वोडका अगर तुम उठाओगे तो वोडका तो बिल्कुल पानी जैसा ही तुमको लगता है, स्प्राइट पीते हो ना बिल्कुल वैसा सा ही है। ठीक है, मस्त एकदम बर्फ डाल के उसको पियो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इट इज ऑल फाइन, कोई दिक्कत नहीं है आपका। राइट, सऊदी अरेबिया में जाके कोई भी कंपनी इस तरह से नहीं बोल सकता कि अल्कोहल पीना क्या खराब है। देखो ना, मैं पीता ना, मैं तो पूरा पूरा बॉटल पीता, तुमको तो खाली एक ग्लास पीने को मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सो ये क्या हो गया आपके लिए, अगेन सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट हियर। राइट, सो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सेम वे अगर आप देखो जहां पर जैसे कुछ कंट्रीज के अंदर फीमेल्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा है, वहां पर फीमेल स्पोर्ट्स पे नहीं होते। ठीक है, सो यू कैन नॉट मेक चक दे इंडिया टाइप मूवी इन सच कंट्रीज, करेक्ट, बिकॉज आप वहां पर फॉरगेट दोस मूवीज, यू कैन नॉट कम अप विद जैसे इंडिया के अंदर अभी बात हो रहा है, जैसे मेल क्रिकेट का आईपीएल है, वैसे बात हो रहा है कि एक फीमेल क्रिकेट का भी, क्रिकेटर्स का भी ऐसा एक आईपीएल टाइप का कुछ टूर्नामेंट होना चाहिए, या फिर एक ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों मेल फीमेल दोनों खेलेंगे, जिससे कि क्रिकेट को यहाँ पर हो। सो ऑल दोस थिंग्स यू कैन नॉट डू इट इन a country where you will find lot of bans on the female population there. Iran is also one of the country जहाँ पर काफी ज्यादा बुरा हाल है। Right, so some of the important factors यहाँ पर आते हैं, तो लोगों के social concerns such as the role of the business, environmental pollution, corruption, use of mass media, consumerism, ये वाला part। फिर अगर आप देखो यहाँ पर social attitudes, ठीक है, लोगों का social attitude कैसा रहता है, social customs, beliefs, rituals, correct, practices, ये सब यहाँ पे आ जाते हैं। राइट, फर्दर अगर आप यहाँ पे देखो फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है वहां पे, एटीट्यूड टुवर्ड्स एंड विद इन द फैमिली, फैमिली वैल्यू, रोल ऑफ वुमेन, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, पोजीशन ऑफ द चिल्ड्रन एडोलेसेंस इन द फैमिली, एजुकेशनल लेवल, अवेयरनेस, कॉन्शियस राइट। तो ये सारा पार्ट आपका यहाँ पे किसका बन जाएगा, सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट का। ठीक है, तो दिस इज पार्ट ऑफ दैट। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये आपको मैकडोनल्ड्स का दिया हुआ है, सो मैकडोनल्ड्स रिमूव्ड सर्टेन काइंड ऑफ मीट फ्रॉम इट्स मेन्यू so as not to hurt the religious sentiment of the people of India, जैसे कि beef, pork, करेक्ट। अब आप यहाँ पे देखो, इनफैक्ट उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया है, मसाला डोसा बर्गर लेकर आ गए, जिससे लोग क्या कर सके, इससे कोरिलेट कर पाए। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, व्हेन आई हैड गॉन टू मॉरिशस, तो प्रॉपर फूड वहां पर मिला नहीं था, 10 दिन का ट्रिप था, सो प्रॉपर फूड वहां पर मिला नहीं था। ठीक है, तो जैसे ही मैकडोनल्ड्स दिखा एकदम से, मतलब बोलते हैं ना कि ऐसे लगा कि घर आ गए कहीं पर, वे वेन देयर, और वहां पर मैंने बोला ओके आई नीड आलू टिक्की बर्गर। ठीक है, इट वाज वेरी स्टूपिड ऑफ मी, वहां जाकर मैंने बोला आई नीड आलू टिक्की बर्गर, सो बोलते हैं वी डोंट हैव दिस, व्हाट, मतलब वो उनको उसको नाम ही समझ में नहीं आया आलू टिक्की बर्गर क्या होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंडिया के अंदर आलू टिक्की बर्गर आपको मिल जाएगा, बट वहां पर आपको आलू टिक्की बर्गर नहीं मिलेगा, फिर वो मैक वेजी लेकर आपको काम चलाना पड़ता है, और फ्रेंच फ्राइज उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा वहां पे। क्यों, क्योंकि वहां पर अलग है। उधर आप जाकर के मैं ये नहीं बोल सकता कि ये ना बीफ सर्व नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जिस रेस्टोरेंट में मैं डिनर करता था, ठीक है, वहां पर वो एक छोटा सा ग्लास लगाया हुआ था उन्होंने, और ग्लास रैक से, जैसे होता है ना, ये टेबल है, पूरा टेबल पे सर्व हो रहा है, यहाँ पर अलग अलग फूड रखा हुआ है, तो इधर एक उन्होंने बस खाली एक ग्लास लगा के रखा था, और टेबल के एंड में यहाँ पर बीफ पड़ा हुआ था। राइट, सो अब यहाँ जैसे डेजर्ट है, आई एम पिकिंग अप दीज फूड्स, बट आई एम नॉट गोइंग देयर, या कई बार इसको पिक करने में भी मेरे को अजीब सा लगता था कि यार बीफ है यहाँ पर, वी शुड नॉट। और बीफ दिमाग में अपने क्या आता है कि इट इज अ काउ, काउ फ्लैश, करेक्ट,
राइट, गाय को वी प्रे दैट। तो यहाँ पर मेरे को वैसा लगता था, बट यही अगर इंडिया होता तो मैं बोल सकता हूँ कि अरे यार ये बीफ शुड नॉट बी सर्व्ड हियर और ऐसे करके, बट नॉट देयर, क्योंकि वहाँ का कल्चर के हिसाब से जाएगा। ठीक है, जिस रिसोर्ट में मैं था वहां पर सब ये ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के लोग थे, अंग्रेज लोग आकर खाली सोए रहते थे पानी के बाहर, समुंदर के किनारे पूरे दिन, पता नहीं क्या वो मैगजीन बुक पढ़ेंगे और पूरे दिन वहां पर सोए रहते थे वो। तो उनको उनको बीफ चाहिए। ठीक है, तो आप वहां का सोशो कल्चरल वैसा है, सो दैट इज हाउ इट गोस। राइट, तो आपको ये ध्यान रखना है, रिलीजियस सेंटिमेंट, सोशो कल्चरल वैल्यूज, तो दिस इज सोशो कल्चरल एनवायरमेंट हियर। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब ये एनवायरनमेंट तो इतना ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप एग्जांपल ले लो, हम 2G से थे, हम 2G से 3G पे आए, 3G से हम 4G पे आए, और आज की डेट में हम कहाँ पर प्लान कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं 5G के ऊपर। आप इसी तरह से चेक करो, डेस्कटॉप कंप्यूटर होता था, ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर से हम पहुंचे कहाँ पर, हम पहुंचे लैपटॉप पे, फिर हम आ गए आज की डेट में कहाँ पर, आईपैड और टैब्स के ऊपर। ठीक है, सेम वे आप मोबाइल फोन्स को यहाँ पर चेक कर लो, मोबाइल फोन्स में टेक्नोलॉजी चेंज होते रहता है। तो जैसे जैसे आपके यहाँ पर टेक्नोलॉजी चेंज होते रहेगा, जो पुराना वाला जो टेक्नोलॉजी था और जो बिजनेसेस वो पुराने टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट थे, वो क्या हो जाएंगे, वो यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। एक क्लासिक एग्जांपल अगर आपको मैं यहाँ पर दूं, तो आप चेक करो, जैसे मैंने आपको डिजिटल कैमरास का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कैमरास का चेक करो, तो एक टाइम पर आप यहाँ पे देखो, कोडैक मार्केट लीडर था, आज की डेट में कोडैक एग्जिस्ट भी नहीं करता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, डिजिटल कैमरा आ गया, तो कोई भी अब वो रील लगाकर फोटो नहीं निकालता। ठीक है, सब डिजिटल कैमरा की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं, और इनका जो पूरा बिजनेस मॉडल था वो किसके ऊपर डिपेंडेंट था, वो रील वाले बिजनेस के ऊपर ही था। सो दैट्स व्हाट गोज हियर। राइट, तो ये टेक्नोलॉजी जो है, ये जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर इम्पैक्ट आते रहेगा। तो ये देखो, टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट। आप मुझे एक और चीज बताओ, डू यू थिंक amazon, ये amazon पेंट्री, इसके अलावा बिग बास्केट, ग्रोफर्स, जियो मार्ट, इन सब की वजह से जो लोकल ग्रोसरी स्टोर है उनको इम्पैक्ट हुआ होगा? डू यू थिंक इसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ होगा? डीमार्ट इम्पैक्ट हुआ होगा, क्यों? क्यों इम्पैक्ट हुआ? क्योंकि पहले जो इंसान स्टोर में जाके सामान खरीदता था, राशन खरीदता था, आज की डेट में वो क्या करता है, वो मोबाइल ऐप पे ऑर्डर प्लेस करता है। करेक्ट, बाइंग ऑनलाइन, पीपल आर बाइंग ऑनलाइन। करेक्ट, वो गूगल यहाँ पर क्या करेगा, वो फोन लेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, घर पर सामान डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया ना। ये टेक्नोलॉजी आज से 10 साल पहले तो नहीं था। 10 साल पहले, हाँ 10 साल पहले ये स्टिल था कि हम मॉल्स में जाके सामान को लेने लग गए थे। नॉर्मल स्टोर में, घर के जो पास में आपका राशन का दुकान होता था, या होलसेल मार्केट से जाके आप सामान लाते थे राशन का, उसको जाने की बजाय या वहां जाने की बजाय आप अब क्या करने लग गए, आप घर पर मतलब मॉल्स में जाकर सामान लेकर आने लग गए, बिग बाजार और ये सब जाने लग गए। लेकिन स्टिल अगर आप चेक करो, तो राशन का दुकान अभी भी ब्रिक एंड मोटार सिस्टम पे चलता था। व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस, यहाँ पर पूरा बिजनेस करने का तरीका ही चेंज हो गया। सो टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट एंड टेलीकम्युनिकेशन। और आने वाला टाइम पे आप देखना, जब 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगा ना इंडिया के अंदर, आप देखना 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद और भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस, जो बंद हो जाएंगे, और आपको नए बिजनेसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें काफी बड़ा स्टेप होगा। व्हाट, 5G टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट गोज। सो टेक्नोलॉजी क्या करता है, टेक्नोलॉजी चेंज करता है, टेक्नोलॉजी जहां अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा वहीं पुराने वाले को ऑब्सोलीट करेगा। जैसे मैंने आपको बताया, 5G आने के बाद कुछ ऐसे बिजनेसेस होंगे जो बंद हो जाएंगे, और कुछ ऐसे नए बिजनेसेस जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते, आने वाले टाइम में चालू हो जाएगा। जैसे ये बात आ रहा है, रिपोर्ट्स बता रहे, 5G आने के बाद आप ड्राइवरलेस कार्स देखोगे, आप ड्राइवरलेस कार्स देखोगे। और आप सोचो, अगर ड्राइवरलेस कार्स होने लग गए, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कार अपने आप ही चलने लग गया, तो आप सोचो ओला उबर के अंदर कोई भी ड्राइवर को नहीं रखेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, सब ड्राइवरलेस कार में जाएंगे। ठीक है, तो जो ऑलरेडी अभी यहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं,
वो क्या हो जाएंगे, ऑब्सोलेट, मार्केट से बाहर हो जाएंगे, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका इस तरह से चेंज कर देगा, ठीक है। सो इट विल बिकम अपॉर्चुनिटी फॉर लॉट ऑफ कंपनीज जो ये रोबोट्स वगैरह बनाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, एंड जो यहाँ पर काम करते हैं वो जो ड्राइवर्स वगैरह है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो ऑब्सोलेट हो जाएंगे। सो ये आपके पास सिनेरियो है। So the following factors are to be considered while analyzing the technological environment. What is the pull of technological changes? What are the opportunities which are there? Risk of uncertainty यहाँ पर क्या है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा यहाँ पर हमें को सेंड करना है, और गवर्नमेंट कितना ज्यादा यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा स्पेंड कर रहा है, राइट। इन कमिंग टाइम्स लॉयर विल वर्क वुड बिकम, यस बिल्कुल सही बात है राहुल। राहुल ने यहाँ पर बताया आने वाले टाइम में लॉयर्स का काम भी यहाँ पर कम हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ लॉयर्स का काम कैसे, सी आपको कई बार मैं बताता हूँ, बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं सर सीएस में हमें जॉब अच्छा नहीं मिल रहा, या सर सीएस में स्कोप कितना है कैसा है। तो उनको मैं एक ही चीज बताता हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि सीएस करने के बाद में आप जो कंपनीज एक्ट के ड्यू डेट्स है, ठीक है, फाइलिंग्स वगैरह, सिर्फ उनको उनको ध्यान रखोगे, आप फॉर्म को सर्टिफाई करके पैसा लेना चाहोगे, ठीक है। पहले क्या होता था कि कंपनी लॉ में बहुत सारे कंप्लायंसेस है, कोई लिस्टेड कंपनी तो सेबी के बहुत सारे कंप्लायंसेस है कि आपको ये फाइलिंग करना है, वो फाइलिंग करना है, सेबी को फाइल करना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को फाइल करना है, कोई और आपका रेगुलेटर है उसको फाइल करना है, अलग अलग ऐसे करके फाइलिंग्स होता है। तो यहाँ पर एक इंसान अपॉइंट किया जाता था, कौन, कंपनी सेक्रेटरी, जो इन सब चीजों का ध्यान रख लेता था, एटलीस्ट लीगल फ्रेमवर्क का सारा ध्यान रखता था। आज की डेट में ये सब क्या हो गया है, ये सारा काम कौन कर लेता है, एक सॉफ्टवेयर कर लेता है। और ऐसे बहुत सारे, मेरा एक फ्रेंड है कंपनी सेक्रेटरी, उसने एक टीसीएस के साथ मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाया। वो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करता है, जैसे हमें लोगों का बर्थडे पता नहीं चल जाता है, पॉपअप कर देते हैं, वैसे वो क्या करता है, कंपनी को बता देगा कि अगले एक हफ्ते में, जैसे ड्यू डेट जो होता है ना आपका, वो ड्यू डेट बता देगा कि ये पर्टिकुलर फॉर्म आपको इस डेट के पहले पहले फाइल करना है, तो वो पॉपअप करके आपको ऑलरेडी बता देगा। और कितना, 5 लाख रुपए में आपको वो सॉफ्टवेयर मिलेगा 1 साल के लिए। अब आप सोचो, आप एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करोगे, या आप फॉरगेट कंपनी सेक्रेटरी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इवन इफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अगर आप सिर्फ इसके लिए बोलोगे कि हम लोग सिर्फ ये काम कर देते हैं, सिर्फ फाइलिंग रूटीन वर्क कर देते हैं, तो यहाँ पर काम चल जाए, आपका चलने नहीं वाला, बिकॉज ये सारा काम आने वाले टाइम पर कौन करेगा, सॉफ्टवेयर करने लगेगा। फॉरगेट दैट, आज की डेट में सब ई फाइलिंग होता है। हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के वेबसाइट पे जाते हैं और हम ई फाइलिंग कर देते हैं, ठीक है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ठीक है। तो हम एमसीए के अंदर जाकर सारे के सारे फॉर्म्स को ऑनलाइन फाइल करते हैं। आपको पता है आज से 15 साल पहले, प्रिसाइसली आज से 15 साल पहले क्या सिनेरियो होता था, एक इंसान होता था जो बेचारा आरओसी में जाकर लाइन में लगता था, एक इंसान होता था जो यहाँ पर, मतलब ये इसका काम क्या था, इसका काम था सुबह सुबह आरओसी में जाके लाइन में लगना। एक इंसान क्या करेगा, घर से ऑफिस जाएगा और ऑफिस से सारे फाइल्स वगैरह लेकर, जो भी फॉर्म्स वगैरह होते थे वो लाकर इसको देगा, और ये खाली लाइन में लगा लगा यहाँ पर सबमिट करेगा। आप देखो जैसे ही सब इलेक्ट्रॉनिकली होने लग गया, ये इंसान बेरोजगार, इसका काम धंधा ही खत्म हो गया, राइट। तो ये आपके पास सिनेरियो हो जाता है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जब आते हैं तो इस तरह से आपके ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो ये आपको देखना होगा। देन जैसे यहाँ पर बताया, टेक्नोलॉजी जो होगा इट कैन ब्रिंग बोथ अपॉर्चुनिटी एज वेल एज इट कैन ब्रिंग द थ्रेट, ठीक है। जब भी कोई नया चेंज आएगा, इनोवेशन आएगा, तो किसी बिजनेस के लिए वो अपॉर्चुनिटी होगा और किसी के लिए वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, थ्रेट। जैसे यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, राइट। अच्छा एक चीज और देखना, इफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट एबल टू अडेप्ट देयर it to the advantage, the product is going to shrink or die a quick death. बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर इसका है कोडैक। कोडैक ने भी अगर डिजिटल कैमरास का बिजनेस शुरू कर दिया होता तो आज की डेट में कोडैक जिंदा रहता, बट अभी खत्म। जैसे आप यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आर डिसरप्टिंग द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बैटरी ऑपरेटेड कार्स आ गए, टू व्हीलर्स बैटरी ऑपरेटेड आ गए, है कि नहीं। आज की डेट में अभी एक नया मैंने वो स्कूटी देखा, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट कई बार वो यूट्यूब पे एड्स वगैरह पे आता है कि स्कूटी है, स्कूटी के अंदर जैसे जहां पर वो स्पीडोमीटर होता है, वहीं पर उसमें आपका गूगल मैप लगा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, अपने फोन के साथ उसको सिंक करना है, और जैसे मोबाइल फोन पे आपको वो मैप्स दिखेगा, वैसे वो आपको यहाँ पर ऐसे मैप्स बताता रहेगा, गूगल मैप्स की तरह वहां पर वो कनेक्टेड रहता है, राइट।
हाँ, कुछ तो इस तरह से कंपनी का नाम है, आई डोंट रिमेम्बर, मतलब ये इस तरह से रहता है जैसे ये आप देखो, थोड़े डायग्राम्स मेरे थोड़े वियर्ड है, बट इट गोज समथिंग लाइक दिस कि ये आपका जैसे स्पीडोमीटर रहता है ना, यहाँ पर आपके गूगल मैप्स होंगे, ये देखो ये ना, ये ब्रेक और ये हैंडल, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर आपको गूगल मैप मिलेगा। तो आप जब ड्राइव करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली डायरेक्शंस यहाँ पे बताते जाएगा। ठीक है, अभी लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मोबाइल फोन को लगाते हैं और फिर उसको चेक करते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, यहीं पर आपका रहेगा। मोबाइल फोन से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट ऑल टेक्नोलॉजी दे हैव गॉट इट हियर। सो ये आपके पास क्या हो गया, अभी जो एग्जिस्टिंग ऑटोमोबाइल कंपनीज है उसको चेंज करेंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट इट गोस। फिर देखिए, existing companies need to adapt the new technology or else they will be out of the business। और जो न्यू एंट्रेंट होगा वो हमेशा क्या करेगा, कुछ नया बिजनेस लेकर आएगा, कुछ नया टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के साथ आएगा, जो कि एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए यहाँ पर क्या हो जाता है, थ्रेट हो जाता है। राहुल यहाँ पर बता रहे केटीएम के अंदर भी यहाँ पर मैप्स होते हैं। ओके, सो अब ऑब्वियस सा बात है, अगर उसमें मैप्स आ गया तो लोग अब क्या करेंगे, धीरे धीरे यहाँ पर नया नया चीजों को they would want कि और भी नए नए चीजें यहाँ पर हमें मिले। So technology and the businesses, they are highly interrelated and interdependent, obviously. The fruit of technological research and development are available to the society through business, and this also improves the quality of life of the society. Obviously, ये आपको करता है, and that's what is given here. इसके अलावा अगर आप ये देखो तो ये टेक्नोलॉजी से यहाँ पर क्या फायदा होता है, आपका पेपर वर्क यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, शेड्यूल पेमेंट्स आपको यहाँ पर काफी इजीली मिलता है। आप देखो बेस्ट एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना मतलब आपका आधा दिन बर्बाद होना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब आपको जाकर पहले जो भी आपका सप्लायर होगा उसके वहां पर जो पेमेंट सेंटर होगा वहां पर आप जाओगे, उधर लाइन में खड़े रहोगे। ठीक है, लेकिन आज के डेट में ये सब चेंज हो गया है, करेक्ट। इनफैक्ट टिकट बुक, ट्रेन के टिकट्स बुक कराना पहले कितना पागलपंती था कि आपको वहां पर सुबह सुबह लाइन में खड़े रहना पड़ता था। तत्काल का टिकट है तो कई बार आपने स्टेशन के बाहर देखा होगा, सुबह सुबह अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो लोग वहां पर बैठे हुए रहते थे। ठीक है, बारिश हो रहा है फिर भी लोग वहां पर बैठे हुए, क्यों? बोला तत्काल का टिकट, ये तत्काल वाला टिकट का लाइन है। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखो तो ये सब नहीं, सब अपन ऑनलाइन यहाँ पे काम कर सकते हैं। So technological environment में some of the key questions which you have to ask: what technologies are used by the company, correct? Which technologies are utilized in the company's business? How critical is technology for each of these products and businesses? आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे को लगता है फार्मर्स के लिए, पता है टेक्नोलॉजी एक है ना, स्वामीनाथन रिपोर्ट कमेटी का रिपोर्ट है, आई थिंक अगर आपने स्टडी आई क्यों सुना तो कल इसके ऊपर आया था। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट जो था उसमें ये बताया हुआ था कि इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है फार्मर्स के साथ, कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते। टेक्नोलॉजीज को अगर वो अडॉप्ट करने लगे तो यहाँ पर काफी अच्छा उनके लिए हो, इनोवेशन आए, प्रोडक्टिविटी उनकी इंप्रूव होगी। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका जो बिजनेस एरिया है वहां पर टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा क्रिटिकल है। अगर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है तो आपका बिजनेस आउटडेटेड हो जाएगा। जैसे टीचिंग में अभी आप देखो, अभी तक टीचिंग में टेक्नोलॉजी का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं था। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक ऐसा इंसान जो आकर आपको अच्छे से पढ़ाए। नॉलेज अगर अच्छा है तो यहाँ पे चल सकता है, लेकिन आज की डेट में अगर सिर्फ नॉलेज है तो भी काम नहीं बनेगा। नॉलेज के साथ में आज की डेट में आपको क्या चाहिए, यू नीड द पर्सन टू बी टेक सेवी। ठीक है, मतलब मुझे ये जूम यूज करना आना चाहिए, मुझे इस तरह से स्लेट पर लिखना आना चाहिए। अगर सपोज करो मुझे ये सब लिखना नहीं आता तो इन दैट केस यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा, मैं खाली ऐसे एरो लेके जाऊंगा, हाउ क्रिटिकल इट इज, मैं ओरली बोल सकता हूँ बट मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं सकता, तो वो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपके लिए उतना अच्छा नहीं होगा। तो आज की डेट में अगर आप बोलोगे तो टीचिंग में टेक्नोलॉजी हैज बिकम वेरी वेरी क्रिटिकल, करेक्ट। पीपीटीज हो गए, वीडियोज हो गए, ये सब क्या हो गया, सब टेक्नोलॉजी आ गया। 15 साल पहले ऐसा नहीं था, 15 साल पहले फिर भी वैसा ही था कि वो एक आपके पास क्लासरूम है और क्लासरूम में आपको एक यहाँ पर प्रोफेसर मिलेगा और यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स होंगे वो आपको पढ़ाएंगे। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं होता है। टेक्नोलॉजी हैज अगेन रेवोल्यूशनाइज, राइट। हाँ, एडवांस पीडीएफ व्यूअर्स जैसे आ गए, राइट, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। फिर देखिए विच एक्सटर्नल टेक्नोलॉजीज माइट बिकम क्रिटिकल एंड वाई। ठीक है, जो एक्सटर्नल टेक्नोलॉजीज है क्या वो क्रिटिकल है और क्यों, किस लिए। फिर आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है टेक्नोलॉजी में वो कैसा है, कॉम्पिटिटर्स ने कैसा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। ठीक है, कौन सा टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए और कौन से को आपको कर्टेल करना चाहिए। देन विच
additional technologies will be required to achieve the business objectives, correct? What are the implications of the technology and business portfolio? तो ये सब आपको कुछ कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा. Now when we talk about the global environment, right? ग्लोबल एनवायरनमेंट में आता है बात किस चीज का? इम्पैक्ट, impact of foreign economy, foreign country on the domestic market. ठीक है, आप एग्जांपल लो, कल का स्टॉक मार्केट नीचे गिरा है कि नहीं? कल अगर आपने नोटिस किया हो, कल स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा फॉल आया, आज भी स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा फॉल आया है. ठीक है, कल जितना नहीं बट स्टिल आज भी मार्केट यहाँ पर नेगेटिव में बंद हुआ है. नाउ व्हाट इज द रीजन क्यों स्टॉक मार्केट में फॉल आया यहाँ पे? अब स्टॉक मार्केट में फॉल आने का सिंपल सा कारण है क्योंकि यूके के अंदर लॉकडाउन लग रहा है और यूके में अभी पता चला है कि जो कोविड वायरस है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपने आप को म्यूटेट कर रहा है. हालांकि वो इतना डेडली नहीं है बट वो अपने आप को म्यूटेट कर रहा है और उसका एक नया फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है. वो उतना डेडली नहीं है बट स्टिल लॉकडाउन हो रहा है तो बिल्कुल एक जैसे बोलते हैं ना डेजावू जैसा फील हो रहा है कि आपको, जैसे मार्च में लॉकडाउन हुआ था, पहले बाहर के जो फ्लाइट्स थे उनके ऊपर बैन लगा और ये सब हुआ. सो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर राइट नाउ. तो ग्लोबल इंपैक्ट, अब देखो क्या इंडिया में उसका म्यूटेंट मिला आपको, नया जो कोविड वायरस आपको यहाँ इंडिया में मिला? आंसर इज नो. वो कहाँ मिला? वो मिला है यूके में, अलाइड कंट्रीज के अंदर. लॉकडाउन हो रहा है यूके में, लेकिन इंपैक्ट कहाँ पर पड़ रहा? इंडिया के ऊपर. आप देखो कल इंडिया का जो मार्केट था वो काफी ज्यादा क्रैश किया था. अगर हम यहाँ पे moneycontrol.com के ऊपर जाएं तो आपको देखने को मिलेगा, आई जस्ट शो यू. अगर किसी ने कल मनी स्टॉक मार्केट को अगर कोई यहाँ पर ट्रैक करता है तो आप देख सकते हो. आप ये देखो कल का जो मार्केट है वो काफी ज्यादा यहाँ पर फॉल कर गया. ये एड्स हैं, पहले इसको हटा देते हैं. अच्छा, आज तो मार्केट वापस अप हो गया है. ओके, अगर आप कल के मार्केट को देखो, हम्म, आज तो मार्केट अप है पर अगर आप कल के मार्केट को देखो तो कल का मार्केट काफी ज्यादा यहाँ पर फॉल कर गया था. और यही अगर आप वर्ल्ड इंडाइसेस को चेक करो, ये इंडियन इंडाइस है ग्लोबल मार्केट, तो ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखो तो काफी ज्यादा फॉल था. नैस्डैक देखो जैसे कल बंद हुआ था रेड में, ये देख रहे हो सब रेड में यहाँ पर बंद हुआ है. देखो एशियन मार्केट्स में ये सब अलग अलग रेड में बंद हुआ था और इसका कारण क्या था? क्योंकि वहां पर अभी यूरोप जैसे आज पॉजिटिव है, यूरोपियन मार्केट्स आज पॉजिटिव है, तो ये ठीक है. बट अदरवाइज अगर आप चेक करो तो वहां पर कल काफी ज्यादा फॉल आ गया था. सो इफ आई शो यू सेंसेक्स 21 दिसंबर 2020, राइट? तो आप ये देखो आज तो ऊपर आ गया बट येस्टरडे स्टॉक मार्केट हैड क्रैश्ड, कल गिर गया था, कल मार्केट काफी ज्यादा, ये देखो सेंसेक्स एंड्स 1406 पॉइंट्स लोअर. और इसका मेन रीजन अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो इसका मेन रीजन यहाँ पर ये था कि जो यूके के अंदर लॉकडाउन आ रहा है उसी के ऊपर. ये न्यूज इसमें दिख नहीं रहा है बट मेजर इसका जो ये देखो ब्रिटेन में कोविड महामारी के नए जो वहां पर आपको आया था. सो फ्रेश वायरस फियर, राइट, इसी की वजह से ये देखो फ्रेश वायर फ्रेश वायरस फियर स्पूक्स दलाल स्ट्रेट सेंसेक्स टैंक्स 1400 पॉइंट्स निफ्टी एंड्स बिलो 1350 350. तो ये इसका एक रीजन था और इसका एक ही कारण था, इंडिया में कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है, गड़बड़ इधर ही हुआ है. आपको और एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ. 2008 2008 सब प्राइम क्राइसिस. अब देखो 2008 सब प्राइम क्राइसिस हुआ कहाँ पर था? यूएस में हुआ था, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहाँ पर गिरा? इंडिया में, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे आपको लिखूं 2008 सेंसेक्स चार्ट, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये 2008 का सेंसेक्स का चार्ट है. आई होप यस, ये 2008, ये नैस्डैक है. अगर बीएससी सेंसेक्स अगर आप देखो तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2008. ये देखो ये है सेंसेक्स का पिछले, आप ये देख लो 2013. तो आप ये देखो कैसे पीक पे पहुंच गया था और ये देखो यहाँ मार्केट क्रैश हुआ है. ठीक है, ये मार्केट क्रैश होने में इंडिया का कोई रीजन नहीं था. गड़बड़ कहां पर हुआ था? यूएस में. आप देखो जो भी यहाँ पर आपको सेंसेक्स का चार्ट मिलेगा, ये देखो ये मार्केट क्रैश हो गया,
करेक्ट। तो इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था यूएस में। इंडियन मार्केट वाज डूइंग गुड, इंडियन इकोनॉमी वाज डूइंग गुड, बट यूएस मार्केट में क्रैश आया, उसका इंपैक्ट कहाँ गिरा आपको? इंडिया के मार्केट में देखने को मिला। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट में यही रहता है। और इसका सिंपल रीजन क्या है? सी, नॉर्थ कोरिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि उनका ग्लोबलाइजेशन है नहीं, उनका ग्लोबल ट्रेड है नहीं। नॉर्थ कोरिया तो मतलब बाय डिफॉल्ट आत्मनिर्भर है बेचारा, है कि नहीं? और ईरान को अगर आप देखो तो ईरान के साथ कोई कंट्री ट्रेड करता नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रेड्स जो है वो रशिया और जापान, अपना रशिया और चाइना थोड़े बहुत ट्रेड्स करता है। और इंडिया कुछ थोड़ा बहुत ट्रेड अगर कभी करे तो ऑयल्स में, वो भी अभी नहीं करता। तो कोई भी कंट्री ईरान के साथ ट्रेड नहीं करता, उनको इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है? उनको इम्पैक्ट नहीं होगा, नॉर्थ कोरिया को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन इम्पैक्ट किसको होगा? कंट्रीज लाइक इंडिया, यूएस, जो ओपन इकोनॉमीज है यहाँ पे, ठीक है? सो टुडेस कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप रिक्वायर्स दैट कंपनी मस्ट एनालाइज द ग्लोबल एनवायरनमेंट, राइट? एज it is so rapidly changing. The concept of global village has changed now how individuals and organizations relate to each other. In fact, US elections के ऊपर भी काफी ज्यादा अभी प्रेशर था, लोग उसको ट्रैक कर रहे थे। नॉट बिकॉज वो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर इन्वॉल्व था, सब देख रहे थे कि वापस से आता है कि नहीं, बट अदरवाइज ऑल्सो कि एक डिबेट काफी कॉमन थी यहाँ पर चल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आए तो अच्छा होगा इंडिया के लिए, या जब जो बाइडन आए तो इंडिया के लिए अच्छा होगा। तो दोनों पॉइंट पे यहाँ पर बात हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है जब यहाँ पर चेंज होगा तो दिक्कत आएगा। इनफैक्ट एस जयशंकर जो हमारे अभी एक्सटर्नल फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है यहाँ पर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उनका अगर आप एक स्टेटमेंट चेक करोगे तो उन्होंने यही बोला कि जो बाइडेन के से, मतलब बेसिकली उनको अपील करते हुए उन्होंने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर इंडिया और यूएस एक बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर नहीं पाया था जो हम चाहते थे। लेकिन अगर जो बाइडेन आपके टेन्योर के टाइम पे, हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वी गेट अ फॉरेन ट्रेड, मतलब बायलैटरल ट्रेड इंडिया और यूएस का काफी अच्छा हो। तो यहाँ पर अगेन इम्पैक्ट क्या हो गया? ग्लोबलाइजेशन का, ग्लोबल एनवायरनमेंट। अभी उधर पॉलिटिशियन चेंज हुआ और आप यहाँ पर देख रहे हो, राइट? सो न्यू migratory habits of the workforce as well as increased offshore operations and change in the dynamics of the business operations, ये रहेगा। जैसे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, पोटेंशियल पॉजिटिव इम्पैक्ट, एंड नेगेटिव इम्पैक्ट इज अगेन गोइंग टू इम्पैक्ट द बिजनेस। जैसे कोई स्पोर्ट्स मीट हो रहा है, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, तो यहाँ पर इसका बिजनेस के ऊपर काफी इम्पैक्ट होगा। नो, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई। ऐसा नहीं है कि हर एक के ऊपर इम्पैक्ट होगा। सी, आपको मैं एक सिंपल पॉइंट बताता हूँ। अभी नाइजेरिया के अंदर बोको हराम करके एक ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, उन्होंने 300 स्कूल के बच्चों को किडनैप कर लिया था, ठीक है? उसका इंडियन इकोनॉमी या वर्ल्ड इकोनॉमी पे कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि कंट्री क्या थी? नाइजेरिया। मैं आपको गारंटी बोलता हूँ, इफ दिस वुड हैव हैपेंड in, let's say, USA, or let's say this would have happened in any of the European country, तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता, ठीक है? क्यों हो जाता? बिकॉज अगेन इंटरेस्ट वहां पर काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो आपको ये देखना है। सो आइडेंटी, ब्रेक्सिट, आपने ब्रेक्सिट के बारे में सुना है? क्या आपने ब्रेक्सिट के बारे में सुना है? यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन बाहर निकल रहा है, ठीक है? यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन बाहर निकल रहा है, उसको हम बोलते हैं ब्रेक्सिट। अब ब्रिटेन अगर यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल रहा है, तो एक ऐसा कंट्री जिसका ब्रिटेन में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स होता था, उसके लिए अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से जब वो बाहर निकलेगा तो उसके अपने अपने रूल्स होंगे, वो अपने हिसाब से वहां पर ट्रेड करेगा। लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ था तो हो सकते हैं पॉलिसीज अलग हो गए। तो अब एक ऐसा कंट्री जिसका यूरोप मतलब ब्रिटेन में काफी ज्यादा एक्सपोजर है, उसको बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये आ जाता है ब्रेक्सिट और के ऊपर। सो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इमर्जिंग ग्लोबल मार्केट्स हैं, ठीक है? और वहां पर ऐसे क्या नए इवेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है या वहां पर नुकसान हो रहा है, आपको ये देखना होगा। जैसे कि इंडोनेशिया, वियतनाम, राइट? इनफैक्ट इसमें अगर मैं नाम जोड़ूं तो इसके अंदर मैं बांग्लादेश का भी नाम जोड़ सकता हूँ, हैज कैप्चर्ड द क्लोथिंग ब्रांड्स। अगर आप यहाँ पे बांग्लादेश का एक्सपोर्ट चेक करो, बांग्लादेश एक्सपोर्ट, गारमेंट्स का एक्सपोर्ट अगर आप देखो, तो आप देखो बांग्लादेश का गारमेंट एक्सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। आप ये देखो, इन द लेटेस्ट रिपोर्ट, बांग्लादेश टोटल एक्सपोर्ट्स रिकॉर्डेड एट 3.1 यूएस डॉलर बिलियन, देख रहे? 3.1 बिलियन यूएस डॉलर्स का इनका था, और टोटल इंपोर्ट्स इनके 4 थे। मतलब बेसिकली इनका करंट अकाउंट जो डेफिसिट है
वो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रेड बैलेंस जो है देखो डेफिसिट कितना कम हो गया इनका, राइट। और इनका ज्यादातर जो एक्सपोर्ट था, इज इंडिया बेटर देन, इज बांग्लादेश बेटर देन इंडिया। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, ये तो खैर उसके बारे में बता रहे, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट अगर आप देखो तो यहाँ पर वही मिलेगा। ये देखो बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करता है, इसके अलावा श्रिम्प्स, ठीक है, जूट, लेदर, टी, ये सब ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं और काफी ज्यादा क्वांटिटी में ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। और इसका इनको काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। इसी वजह से आपने देखा था कि बांग्लादेश का जो व्हाट डू यू से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो भी काफी अच्छे से इंप्रूव था यहाँ पर, तो आपको ये चेक करना होगा। इसके अलावा आप देखो डिफरेंसेस बिटवीन द कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल एट्रीब्यूट्स ऑफ द इंडिविजुअल ग्लोबल मार्केट, राइट। ये यहाँ पर आ जाता है, आपके अलग अलग जो लॉज यहाँ पर है उन सबको आपको देखना होगा। तो ये आपको बताया भाई इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्री, ठीक है, दिस इज फाइन ग्लोबलाइजेशन में। एंड देन ड्यू टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडियन फॉर्म्स आर ऑल्सो गोइंग टू सी बियॉन्ड द फिजिकल बाउंड्रीज। चलो एक और पॉइंट मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। इंडिया में बहुत सारे पावर कंपनीज है, देर आर लॉट ऑफ पावर कंपनीज जो कि इंडिया में सेटअप हुआ था फ्रॉम 2008 टू 2010। अगर 2010 2008 इसके आसपास आप देखो, इंडिया में बहुत सारे पावर कंपनी सेटअप हुए थे। अब आपको मैं बताता हूँ ये पावर कंपनीज आज की डेट में हेवी लॉसेस में है। क्यों लॉसेस में है? क्योंकि देखो ये पावर कंपनीज है, आप जैसे एग्जांपल ले लो रिलायंस पावर, ठीक है। रिलायंस पावर क्या करेगा, ये पावर जनरेट करेगा, ये बिजली पैदा करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा तो क्या करेगा, जनरेट करके ये सरकार को बेचेगा, गवर्नमेंट को ये इलेक्ट्रिसिटी बेचेगा और गवर्नमेंट फिर इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब जब ये गवर्नमेंट को ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके सेल करेंगे तो बेसिकली गवर्नमेंट को ये बोलेंगे कि हम आपको लेट्स से 10 रुपया एक यूनिट में इलेक्ट्रिसिटी आपको हम सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो गवर्नमेंट को बोलेंगे वी आर रेडी टू सप्लाई यू इलेक्ट्रिसिटी एट द रेट ₹10 पर यूनिट। अब ये 10 पर यूनिट इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, इन्होंने बोला इस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए हमें सबसे ज्यादा क्या चलेगा, हमें सबसे ज्यादा चाहिए होगा कोल, कोयला, थर्मल प्लांट में सबसे ज्यादा कोयला चाहिए, कोयला चाहिए हमें। फिर हमें यहाँ पर अदर रॉ मटेरियल्स चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर ये बोलेंगे कि ओके हमारे को लेबर इतना लगेगा, फिर ये बोलेंगे अच्छा हमारा प्लांट का डेप्रिसिएशन वगैरह इतना। तो ये सब करके इन्होंने यहाँ पर कैलकुलेट किया, तो इन्होंने बोला ओके हमारा कॉस्ट आ रहा है यहाँ पे ₹7, ₹3 का हम यहाँ पर कमाएंगे प्रॉफिट और ₹10 में सरकार को ले जाकर इलेक्ट्रिसिटी बेचेंगे। लुक्स नाइस। अब इनका जो मेजर पार्ट था, जैसे ये ₹7 है तो ₹7 में आप ये मान के चलो ₹5 जो था वो कॉस्ट किसका बन रहा था, कोयला का। अब ₹5 का कॉस्टिंग इन्होंने कोयला का कैसे लगाया, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, कोयला को इंपोर्ट करते थे, ठीक है। कोल वॉज गेटिंग इंपोर्टेड, ये इंपोर्ट करते थे फ्रॉम इंडोनेशिया, ठीक है। अब इंडोनेशिया से इनको काफी सस्ता कोयला मिलता था ना। इंडोनेशिया में गवर्नमेंट चेंज हुआ और गवर्नमेंट चेंज होते ही उन्होंने क्या कर दिया, कोयले के इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगा दिया। मतलब जो कोयला का इंडोनेशिया बेसिकली एक्सपोर्ट करेगा तो उसके ऊपर ड्यूटी लगा दिया। तो जो कोयला इनको इंडोनेशिया से ₹5 में मिल जाता था, अब उसके लिए इनको कितना देना पड़ रहा है, इनको ₹8 देना पड़ रहा है। अब आप अगर इनका कॉस्ट शीट देखो तो ₹8 और ₹2, तो जो इनको ₹3 का प्रॉफिट दिख रहा था, अब इनका कॉस्ट ही कितना आ रहा है, ₹10, ठीक है। कुछ कंपनीज में तो ऐसा हो गया कि जो कॉस्ट है वो उनके सेल्स प्राइस, मतलब ₹10 से ज्यादा तो उनका यहाँ पर कोयले को बनाने मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का कॉस्ट ही आ गया। अब पंगा क्या है, उन्होंने तो गवर्नमेंट को जबान दे दी, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब गवर्नमेंट को वो जाकर बोलते हैं कि सरकार आप ये ₹10 जो पर यूनिट है इसको आप बढ़ाओ, इसको आप ₹15 कर दो, ₹12 कर दो। और सरकार ने कर दिया मना कि हम ये नहीं करेंगे, आपने एक रिस्क लिया था, अब आपको वो नुकसान हो रहा है तो उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट को अगर बढ़ाएगा तो सीधा सीधा उसका पॉलिटिकल वोट बैंक खराब होगा। तो तुम बड़े कॉर्पोरेट्स हो, ठीक है, तुम लॉस को भुगतो, हम कुछ नहीं कर सकते। इसकी वजह से बहुत सारे पावर कंपनीज को क्या होने लग गया, ह्यूज ह्यूज लॉसेस यहाँ पर होना शुरू हो गया। अब ये क्या हो गया, अगेन आप देखो ग्लोबल एनवायरनमेंट का इंपैक्ट हो गया, राइट। और ग्लोबल एनवायरनमेंट में क्या, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो इंपैक्ट ऑफ इंडोनेशिया गवर्नमेंट ऑन पावर कंपनीज इन इंडिया। अगर आप यहाँ पर चेक करो
आप ये देखिए, आपको कुछ आर्टिकल्स यहाँ पर इस तरह से मिल जाएगा कि हाउ अ मूव इन इंडोनेशिया में इम्पैक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स इन इंडिया। आप ये देख रहे हो ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल का इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, और मेजर रीजन इसका यही है क्योंकि आप ये देखो, गुजरात हैज आस्क्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ठीक है, टू सीक अप्रूवल फॉर द रिवाइज टैरिफ, 3 मेजर प्रोजेक्ट रन इंपोर्ट फ्रॉम इंपोर्टेड कोल फ्रॉम इंडोनेशिया, दिख रहे हैं, और उनके जो प्राइसेस है वो क्या हो गए अभी यहाँ पर फाइनेंसेस को हिट कर रहे हैं, और बहुत बड़ा रीजन इनका ये है, ठीक है। और बहुत ही बड़ा रीजन ये, क्योंकि ये लोग ये देखो, इन सितंबर 2010 इंडोनेशिया इशूड regulations that change the coal mining and pricing framework. This has this had severe financial ramifications for the Indian power plants that were designed to sustain on affordable Indonesian coal. तो पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही आपका यहाँ पर चेंज हो गया, और जो प्रॉफिट हो रहा था वो बेचारा लॉस एंजलिस हो गया इनका, राइट। सो यहाँ पे देखो, ड्यू टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडियन फर्म्स आर ऑल्सो out to see beyond the physical boundaries of the country, ठीक है, they are acquiring businesses from the different countries, ठीक है, and they need to think and act from the global perspective is universal, ठीक है। तो ये सब आपका पार्ट यहाँ पे रहता है। आप बताइए क्या ये क्लियर हुआ? अब अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको पेस्टल एनालिसिस मिलेगा। अब ये पेस्टल एनालिसिस इज व्हाट, इसका फुल फॉर्म देख लो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल पेस्टल एनालिसिस, ठीक है। ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकता है, और जैसे पेस्टल एनालिसिस है वैसे ही आपका क्या है, पेस्ट एनालिसिस। पेस्ट एनालिसिस का ही एक्सटेंडेड वर्जन है पेस्टल एनालिसिस। पेस्ट एनालिसिस में क्या था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल। सो पॉलिटिकल, लीगल, ये देखो मैं आपको बता, पेस्ट और पेस्टल में यही डिफरेंस आ जाता है। ये बन जाता था पॉलिटिकल, लीगल, ठीक है, ई बन जाएगा इकोनॉमिक, एस बन जाएगा सोशियो कल्चरल, ठीक है, और ये बन जाता था टेक्नोलॉजिकल। तो यहाँ पर कौन से दो नहीं थे आपके, इन्वायरमेंटल यहाँ पर नहीं था, और पॉलिटिकल और लीगल एक था। अब पेस्टल एनालिसिस में क्या हो गया, लीगल अलग हो गया और एनवायरमेंटल यहाँ पर अलग हो गया। तो ये एक जो एक्रोनिम है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और इसमें देखो आपको अलग अलग फैक्टर्स बताए हुए, पॉलिटिकल प्रेशर्स, एनजीओ ग्रुप्स, इकोनॉमिक में आप देखो प्राइस सेविंग, लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, सोशल के अंदर आप देखो ट्रेडिशन, बिलीव्स, लिटरेसी रेट, टेक्नोलॉजी में अपॉर्चुनिटीज, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ड्यू टू द चेंजेस इन दी टेक्नोलॉजी, लीगल के अंदर आप ये देखो बिजनेस लॉज, कॉर्पोरेट लॉज, एम्प्लॉयमेंट लॉज, एनवायरमेंटल आप देखो यहाँ पर एनवायरमेंटल हैजार्ड, वेस्ट डिस्पोजल, ये सब यहाँ पर इम्पैक्ट आता है। अभी आप बेस्ट एग्जांपल देखो आरए कॉलोनी, ठीक है, जो आपको यहाँ पर शेड बनाना है उसके लिए, राइट। तो की फैक्टर्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब ये वाला जो पार्ट है ये मैं चाहता हूँ आप लोग आराम से इसको खुद ही रीड कर लो, बिकॉज ये सब हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। और ये वाला जो फैक्टर है, एक्सपेक्ट आपको यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा, इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि ये लोग ये सारे फैक्टर्स जो होंगे इसमें से आपको बताएगा इट इज पार्ट ऑफ विच एनवायरनमेंट, ठीक है। और इसमें से कोई टर्म अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसमें से आप कोई पॉइंट आप समझा दो तो आप मुझे बता देना, अदरवाइज वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल हियर। अब यहाँ पर टुवर्ड्स द एंड आपको यहाँ पर 3 यहाँ पर आपको रेस्पॉन्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये काम करते हैं, 3 रेस्पॉन्सेस को यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करते हैं 24th को, और हम 24th को इसके साथ में इस चैप्टर के एमसीक्यू को भी कवर कर लेंगे। सो व्हाट आई वुड से कि आप ये चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके कुछ डाउट्स वगैरह हो तो उसको भी डिस्कस कर ले, और हम एमसीक्यूज को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक तरीका आप मेरा यहाँ पर देखना, जब हम एमसीक्यूज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा 3 का आंसर क्या है, आप बोलोगे बी तो हो गया चलो बी, 4 का आंसर क्या है ए, तो ऐसा आंसर नहीं होगा। हम यहाँ पर एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि ये क्यों है वो क्यों नहीं है। तो कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, वो यहाँ पर पीछे से आंसर को देखते हैं और इसी को कॉपी पेस्ट करके यस नो आंसर करते रहेंगे, ए बी सी डी ए बी सी डी। सो हमें सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं करना है, कई बार इसमें पीछे आंसर्स गलत भी आपको मिलते हैं, तो हम एक एक करके चीजों को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे कि सपोज करो अगर इसका ए आंसर है तो ए क्यों करेक्ट आंसर है,
वाई बी इज नॉट द करेक्ट आंसर, बी किसके लिए करेक्ट आंसर होगा, इस क्वेश्चन में ये चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, तो अगर कंसीडर्ड बोल देते तो यहाँ पर क्या आ जाता और क्या क्या चीजें आ सकती है। तो इस तरह से हम इसको पूरा वहां पर डिस्कस करेंगे इन आवर next lecture. So there will be lot to know, lot to cover, but now we are going to wrap up this lecture. I'll take your leave and we are going to meet on 24th. Okay, so take care. Bye bye.